Hello students, welcome to LearnIt. Now today's topic is basic structure doctrine. Before we start the concept, let us see the timeline and first memorize the timeline. क्योंकि बिना आप इस टाइमलाइन को मेमोराइज किए आप इसके अंदर का कॉन्सेप्ट कभी भी याद नहीं कर सकते. आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को याद करने की, बट आई नो आप 2 दिन में भूल जाते हो, 3 दिन में भूल जाते हो. एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. सो फर्स्ट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि व्हाट वाज द इशू. ठीक है, चलो. सो आपको बस ये चीज याद रखनी है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है और आपका काम हो जाएगा. आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लाइन क्या याद रखनी है? शी गॉट नियर भारती इन द रेन टू द मिल वेयर वुमेन मेक आयरन पॉट्स. ओके, बहुत सिंपल है. शी मीन्स दिस गर्ल, शी इज गोइंग नियर भारती in the rain to the mill where women are making iron pots. Now let us see the magic. First, she means Shankari Prasad case, and she is getting late. Late means 51. Now I am not going to explain all these concepts. आपको पहले लेक्चर में ही मैंने सब समझाया था. ये she is going for Golaknath case, and while she was going she was shaking. While she was shaking because एक तो रेन हो रही है, ठीक है, तो गोइंग गोलकनाथ, शेक 67. देन near is for 24th constitutional amendment act. How? N 2 R 4. These are having no value. ठीक है, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, और ये किसके नियर जा रही है? कैट के. कैट फॉर 71. नाउ दिस 24th अमेंडमेंट एक्ट वाज अ रिएक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टुवर्ड्स द गोलकनाथ केस. ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द जजमेंट, व्हाट वाज द इशू. देन नियर भारती, भारती इज फॉर केशवानंद भारती केस, एंड जस्ट रिमेंबर भारती केम, केशवानंद भारती खुद आए हैं केस लड़ने. सो 73. देन इन फॉर इंदिरा गांधी केस, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज द टाइमलाइन फॉर द इमरजेंसी. तो इमरजेंसी में आप किसको कॉल करोगे? इंदिरा गांधी जी को कॉल करोगे. सो कॉल इज फॉर 75, 1975. इन द रेन इज फॉर 4 to 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जब बारिश हो रही होती है तो हम कोई भी कैश अपने पास नहीं रखते. कैश रखेंगे तो वो गीला हो जाएगा. सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. देन इन द रेन कहां जा रही थी? मिल में. मिल फॉर मिनर्वा मिल्स केस 1980. और मिल में क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या थी? फ्यूज उड़ गया. फ्यूज 80. मिल में कौन काम कर रही है? वुमेन राव केस. वुमेन इतना काम करती है कि फिट है. 81. देखो ये सब ना याद करने की जरूरत नहीं होती. एक बार मैंने बता दिया, अब हो गया. अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा वुमेन राव केस, यू विल से वुमेन है, काम कर रही है मिल में, फिट है. फिट मींस 1981. कभी नहीं भूल सकते आप, चाहे प्रीलिम्स में लिख दो चाहे मेंस में लिख दो, कहीं नहीं भूलोगे. कर क्या रही है? आयरन पॉट्स बना रही है. आयरन फॉर आईआर कोहिलो केस. और आईआर पढ़ के आपको क्या होता है? जितना आप आईआर पढ़ोगे यू गेट सिक. बहुत ज्यादा आईआर है, आप लोग ने पढ़ने की कोशिश तो की होगी. डोंट वरी, आई विल टीच यू द आईआर आल्सो. सो सिक मींस S707 2007. and the last is पॉट्स मीन पुट्टू स्वामी केस 2017. ऐसे याद रख लो कि जो स्वामी जी हैं वो
डॉक्टर भी है, डॉक। अब यार ये तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज 2017, बट अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए ये कॉमन नहीं है, हम लोग के लिए तो कॉमन है ये सब। सो यू कैन रिमेंबर लाइक डॉग। अब एक बार आपने ये याद कर लिया, अब आपका काम हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, इसको बहुत डिटेल में हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि क्या इशू था, क्या चल रहा था। सो अगेन, शी गॉट नियर भारती इन द रेन टू द मिल वेयर वुमेन वर मेकिंग आयरन पॉट। बहुत इजी है, दो बार बोलोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। आपके लिए मैंने ये इमेज भी लगा दी है सो दैट आपकी जो मेमोरी है और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, देखो जितना आप रिप्रेजेंटेशन से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, जितना आप टेक्स्ट से पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा कम रिटेंशन रहेगी आपकी। नाउ लेट अस स्टार्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये कैसे आया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना, ये आप केशवानंद भारती केस से आप इसको जानते हो, बट आज हम जानेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, अगर आप इसको ऐसे मान लो कि इफ दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर मस्ट बी सम कोर वैल्यूज। कुछ तो कोर वैल्यू होंगी, जैसे आपकी भी कुछ कोर वैल्यू होती है। जैसे आपकी कोर वैल्यू है कि मैं झूठ नहीं बोलता, या आपकी कोर वैल्यू ये है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो ये कोर वैल्यूज है। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीजें हो, बट कोर वैल्यू क्या है कि मैं वेजिटेरियन हूं। सो इसको कहेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। ये चेंज नहीं हो सकता, आप कुछ भी चेंज करवा लो। देखो, वेज में आप वेज के अंदर बहुत कुछ खा सकते हो, बट ये चेंज नहीं हो सकता कि आप वेज से नॉन वेज हो जाओ। दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, एंड इफ समवन ट्राई टू चेंज इट, आप कहोगे यू कैन नॉट डू दिस। सेम थिंग इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक प्रोविजंस जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया तो वही वाला सीन है कि वेज से नॉन वेज बन गए आप। ये तो नहीं हो सकता। वेज में ही बहुत सारा चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप वेज हो, आप वेज में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि वेज से मेरे को नॉन वेज बना दिया आपने। सो सेम थिंग इज विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। नाउ, क्या इसका कोई लीगल स्टेटस है? देखो, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। जुडिशियल इनोवेशन है, यानी कि जज डिसाइड करते हैं केस बाय केसेस पे। यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ना तो पार्लियामेंट, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है, या कहने का मतलब है ना तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी लॉ। सुप्रीम कोर्ट केस बाय केसेस पे ये सब डिसाइड करती है, ठीक है। नाउ, इसका जो आप स्टार्टिंग देखते हो, इसकी स्टार्टिंग होती है, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कॉर्नेड, कॉनरेड। ये जो है 1965 के अंदर, 1965 के अंदर ये बीएचयू में आए थे। और ये बीएचयू में जब आए थे तो इन्होंने एक लेक्चर दिया, और उसमें उस लेक्चर में उन्होंने एक वार्निंग दी। उन्होंने बताया कि कैसे एडोल्फ हिटलर ने पूरा वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, एंड पूरी जो जर्मनी की जो डेमोक्रेसी थी वो चेंज हो गई। और उन्होंने एक वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? कि अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ही आप यूज करके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और उस अ, जो बीएचयू में जो लेक्चर चल रहा था उसमें एक लॉयर थे जिनका नाम था एमके नैबियर। नाउ, ये वहां पे प्रेजेंट थे एज एन ऑडियंस। अब हुआ क्या कि बाद में उन्होंने गोलकनाथ केस में, मैं पढ़ाऊंगा आपको गोलकनाथ केस, बाद में उन्होंने गोलकनाथ केस में इसका यूज किया, इस कॉन्सेप्ट का। और बाद में उनके एक सन हुए जिनका नाम था के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ये बाद में जाके अटॉर्नी जनरल बने इंडिया के। इन्होंने इसको कंफर्म किया, ठीक है। और
केशवानंद भारती केस में भी जो पालकी वाले थे, जो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। अब देखो, ये हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया। अब हम समझते हैं सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहला जो फेस है हमारा, वो है कॉन्फ्लिक्ट का। क्यों? क्योंकि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, और इंडिपेंडेंस मिली है तो गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में एक टसल है। वो टसल क्या है वो हम देखेंगे। सो आप ये जो पहला फेज देखते हो, ये जो फेज है, ये चलता है आपका 1951 से लेकर 1967 तक, एंड दिस फेज इज नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट फेज। देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन आर्टिकल 13, which is judicial review, and article 368, which is the amendment power। इनके बीच में टग ऑफ वॉर है। इसी में जो पहला केस आता है, शी मतलब शंकरी प्रसाद केस। अब मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा, ये सेम चीज है। इसीलिए मैंने आपको पहले याद करा दिया था कि एक बार आपको ये क्रोनोलॉजी याद हो गई, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो आप कभी भूलोगे ही नहीं जिंदगी में। देखो, शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्या हुआ कि पहले बात तो इशू समझो कि शंकरी प्रसाद केस में इशू क्या आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम था, आपको पता है कि बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत लैंड हुआ करता था, एंड गवर्नमेंट वांटेड टू डू लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि जिनके पास ज्यादा लैंड है, उससे लेके वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। बट द प्रॉब्लम वाज, उस समय पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर आर्टिकल 19, इसके अंडर हुआ करती थी राइट टू प्रॉपर्टी, एंड इट वाज अ फंडामेंटल राइट, एंड गवर्नमेंट वांटेड टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी, व्हिच इज 39B सी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप डीपीएसपी को, यानी कि लैंड, देखो उसमें डीपीएसपी में हमारा एक प्रोविजन है दैट द गवर्नमेंट नीड टू स्टॉप द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम वाज कि डीपीएसपी बड़ा है या फंडामेंटल, ये मैं आपको डीपीएसपी में पढ़ाऊंगा, वहां भी बहुत आपको फाइट देखने को मिलेगी। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स करना चाह रही है, और उसके लिए उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने अमेंडमेंट किया, लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब नया नया था, तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ इसके अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसके अंदर नहीं आते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल 13 है, ये एक्चुअल में कहता क्या है। देखो, कभी भी आप पॉलिटी पढ़ो तो हमेशा आर्टिकल, जो ओरिजिनल आर्टिकल का टेक्स्ट है, वो जरूर हमने पढ़ना है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपने जवाब दिया अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। और बिलीव मी, आपके पॉलिटी के क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या लिखा है, लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है। आपको लगता है कि जो लक्ष्मीकांत में लिखा है वही कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, विच इज नॉट ट्रू। सो ऑलवेज रीड द आर्टिकल। So Article 13 says that states shall not make any law which takes away or abridge the fundamental right. But यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आते हैं, एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका मतलब कौन जीता? पार्लियामेंट जीत गई। जो पार्लियामेंट करना चाहती थी वो उसने कर लिया। अब यहां पे ना एक आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो पहला अमेंडमेंट किया गया, दी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, वो किया गया था प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि इलेक्शंस अभी नहीं हुए थे। ये वही प्रोविजनल पार्लियामेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट था कि वी रोट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मींस द कॉन्स्टिट्यूशन, सो श्योरली वी नो व्हाट वी मेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कई सालों तक माना
कि इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इनको पता होगा क्या है। तो इसीलिए देख रहे हो कि पार्लियामेंट यहां पे जीत रही है, बट धीरे धीरे ये चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आएगा। देखो क्या है नेक्स्ट केस, गोलकनाथ केस। सो इन 1967 again this question came, what is article 13 and what is the provision in article 368 again। अब इशू क्या था, अब यहां पे गोलकनाथ केस में एक नया इशू आया। इशू ये था कि क्या 17th अमेंडमेंट जो किया गया, ठीक है, 17th अमेंडमेंट पहले था क्या, 17th अमेंडमेंट ने क्या किया कि कुछ जो लैंड एक्ट्स थे, अगेन ये सारा प्रॉब्लम लैंड रिफॉर्म्स का ही है, ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो इट्स स्टार्ट विद द लैंड रिफॉर्म्स। सो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया कि कुछ लैंड एक्ट्स को इसने 9th शेड्यूल में डाल दिया। और आपको पता है कि अगर कोई भी एक्ट गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में डाल देती है तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। अब जब ये किया गया तो केस गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने वर्डिक्ट दिया और 11 जज का ये बेंच बना था। दैट मींस इट्स अ बिग बेंच, नॉट बिगर देन द केशवानंद भारती केस। ऑफ कोर्स केशवानंद भारती में 13 जजेस थे, वो भी हम पढ़ेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस 17th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ट्रांसजेंटल हैं एंड इम्यूटेबल है। दैट मींस द पार्लियामेंट कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट्स। अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट पलट गई अपनी बात से। ठीक है, अब थोड़ा ना इसका बैकग्राउंड समझो इस गोलकनाथ केस का। देखो ये गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि दो भाई थे, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। कौन थे? हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। ये जालंधर पंजाब के थे। इनके पास 500 एकर्स ऑफ लैंड था, 500 एकर्स ऑफ लैंड। बट पंजाब गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म किया था जिसके अंदर वो कहा गया था कि जिसके पास भी 30 एकड़ से ज्यादा का लैंड होगा वो गवर्नमेंट उसकी लैंड ले लेगी और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब इनके पास 500 एकर्स, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट, बट आप ये केस लास्ट में हार गए। ठीक है, केस तो हार गए, इनको लैंड नहीं मिला, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक फाउंडेशन रखती कि ये फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज और देयर कैन बी ए लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस वाज द स्टार्ट। पहली बार चलो कोर्ट ने ये तो कहा कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब गोलकनाथ केस में जब ये सब गवर्नमेंट देख रही है तो ऑब्वियसली द पार्लियामेंट इज गोइंग टू रिटेलिएट एंड द पार्लियामेंट रिटेलिएटेड विद द 24th अमेंडमेंट एक्ट। अब मैंने आपको याद सब कुछ करवा दिया है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, टू नलिफाई द गोलकनाथ की जजमेंट उन्होंने आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविजन ऐड किए। पहला प्रोविजन आर्टिकल 13(4) ऐड किया और कहा कि जो भी इस आर्टिकल में है उसको आप अमेंडमेंट आर्टिकल, कहने का मतलब ये सिंपल समझ लो कि 368 के अंदर अगर पार्लियामेंट कुछ करती है तो वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा, और अगर वो 13 के अंदर नहीं आएगा दैट मींस वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। क्योंकि 13 में क्या लिखा है कि ओनली दी लॉज विच वायलेट द फंडामेंटल राइट कैन बी स्ट्रक डाउन। एंड सिंस आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 में आ ही नहीं रहे हैं तो जुडिशियल उसका कुछ नहीं कर सकती। और उन्होंने 368 के अंदर एक और चीज ऐड की, उन्होंने कहा कि कोई भी 13 के अंदर हम लोग करते हैं आर्टिकल 368 के अंदर वो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या गवर्नमेंट इसको मानेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगी? तो सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तो वो क्या करेगी, अब आएगा आपका द केस ऑफ द सेंचुरी, द केशवानंद
भारती केस। ठीक है, अब देखो, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, केशवानंद भारती के केस में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखो, केशवानंद भारती, पहले तो आप ये समझो कि इशू क्या था केशवानंद भारती केस का। इशू ये था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25th एंड 29th अमेंडमेंट। बेसिकली इन तीनों अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, दैट मींस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, वो अनलिमिटेड है। एंड कोई भी अमेंडमेंट जो हम आर्टिकल 368 के अंदर करते हैं, वो आप आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं मानोगे और उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे। बेसिकली यही किया जा रहा था, तो इसी को चैलेंज किया गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। पहले जजमेंट समझ लो, उसके बाद मैं आपको कहानी भी बताऊंगा। जजमेंट ये था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नाउ आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं इसमें। पहला कि इट वाज अ 13 जजेस बेंच, लार्जेस्ट बेंच, और जो वर्डिक्ट आया था वो आया था वेरी रेजर थिन मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, 7:6, दैट मींस इट वाज द जजमेंट ऑफ वन जज, जिसकी वजह से पाला इधर की तरफ आ गया। ठीक है, एक जज की वजह से। मैं आपको अभी बहुत चीजें बताऊंगा इसमें जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी, जो आपको, ठीक है, आपको ये सब चीजें आंसर लिखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। सो एक बहुत ही रेजन थिन मेजॉरिटी के साथ ये चीजें पास की गई और एक कट ऑफ डेट लाई गई 24 अप्रैल 1973। इसको बाद में हम इसका यूज करेंगे, आईआर कोहिलो केस में इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आईआर कोहिलो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये कट ऑफ डेट है, इसके बाद की जितने भी लॉ हैं, चाहे आप उसको 9th शेड्यूल में डाल दो या कहीं भी डाल दो, वी आर गोइंग टू जुडिशियली रिव्यू दिस। ठीक है, अब देखो, अब जो मैंने आपको कहा कि या अभी जो मैंने आपको कहा कि देयर वाज अ वेरी रेजर थिन 7:6 जजमेंट, दैट मींस सिर्फ एक जज थे जिनकी वजह से पाला इधर की तरफ आ गया और आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखने को मिला। कौन थे वो जज? उनका नाम था एचआर खन्ना। सो एचआर खन्ना जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो जजमेंट चेंज कर दिया, लेकिन उसका प्राइस उन्होंने पे किया। प्राइस क्या था? उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, डिस्पाइट बीइंग द सीनियर मोस्ट जज, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। और 3 जजेस, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया इमीडिएटली जब गवर्नमेंट ने एक जूनियर जज जस्टिस एन रे, इनको सीजीआई बना दिया। तो ये जो आप देख रहे हो, जो आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो आज, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बचा के रखा है, उसके लिए जो प्राइस है वो इन्होंने पे किया। ये चीफ जस्टिस नहीं बन पाए कभी। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आप देखोगे केशवानंद भारती केस के बाद, इट इज द फेज 3। Why 3? Because now the basic structure doctrine has been established and now it is the only the matter of survival. अब सरवाइव करना था, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का टाइम आ गया है। 1975 दी इमरजेंसी। अब देखो इसमें इशू क्या था। एक केस हुआ जिसका नाम था, पहले 39th अमेंडमेंट किया गया। देखो इधर, ये देखो, ये इंदिरा गांधी केस है। इंदिरा गांधी केस में चैलेंज किया गया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड द स्पीकर, इनके इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, यानी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, दी ऑनरेबल इंदिरा गांधी, उनको इलेक्शन उनका वॉइड कर दिया था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन डिस्क्रिपेंसी। उस पर हम नहीं जाएंगे, बट क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो इलेक्शन है वॉइड कर दिया था, अगले दिन ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और यह भी कहा कि ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट से कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन एंड स्पीकर का इलेक्शन ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन द इंदिरा गांधी केस स्ट्रक डाउन कंप्लीटली और उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हैं और उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड द रूल ऑफ लॉ इसको पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, अब बना सीजीआई कौन बने? जस्टिस ए एन रे। अब क्योंकि ये जूनियर थे, इससे ऊपर 3 सीनियर जज थे, उनको नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने इधर की तरफ वोट किया। तो जब ये सीजीआई बने तो उन्होंने अगले दिन ही 13 बेंच की एक जज बनाई टू ओवरटर्न द केशवानंद भारती जजमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड ये जब चल रहा था दिस केस, जब ये चल रहा था 2 ही दिन चल पाया। जो नानी पालकी वाला थे, वेरी स्टीम्ड पर्सन, ठीक है, उन्होंने 2 दिन तक आर्ग्यू किया जजेस के सामने और उन्होंने कन्विंस कर दिया जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, कि जजेस आर द ट्रस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उन्होंने इतना बढ़िया आप आर्ग्यूमेंट किया कि अगले दिन तीसरे दिन सीजीआई ने उस बेंच को डिसॉल्व कर दिया एंड द डॉक्ट्रिन सर्वाइव्ड। ये आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट चुप नहीं रहेगी। और कैसे आप देखो कि आप इनकी कंट्रीब्यूशन देखो कि इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को बचा लिया, वरना तो गया ही था। ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारा फेज 3, फेज 4। फेज 4 में हम लोग देखते हैं अब ये स्टैब्लिश हो चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हो चुका है। अब बात होती है बस कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मींस कि क्या चीजें पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, बस इतना अब हम डिसाइड करेंगे। अब इस पे कभी भी बात नहीं होगी इसके बाद कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर सही है या गलत है, नहीं। अब बस कोर्ट केस बाय केसेस पे ये डिसाइड करेगी कि क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी, क्या नहीं आएंगी। सो मिनर्वा मिल्स केस 1980 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस। व्हाई? बिकॉज यहां पे पहली बार गोल्डन ट्रायंगल यानी हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी, इसकी बात की गई। जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे तब मैं आपको ये दोबारा पढ़ाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी आर्टिकल 14, 19 की एंड 39 बी एंड सी की। आपको पता है देयर इज एन आर्टिकल 31 सी, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी। ठीक है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। नाउ अब बात ये आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है। देखो मैंने आपके नोट्स में, आप नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, दीज आर योर नोट्स। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने 3 सोर्सेज को पढ़ के ये बनाया आपके लिए। सो इससे बाहर आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन इनफ कंटेंट है, मोर देन इनफ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी वे में लिखा है। आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा कोई कि आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सारी चीजें समझा भी दी है और इसमें भी बहुत डिटेल में मैंने आपको दिया है। सो आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको सारे के सारे जितने भी लेटेस्ट केसेस हैं वो भी दे दिए हैं। ये देखो, अलीगढ़ मुस्लिम केस यूनिवर्सिटी वाला भी मैंने यहां पे डाल दिया है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो आपको इसमें सारे मिल जाएंगे।
ये एक लिस्ट है, आप देख लेना कि क्या चीजें फंडा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, क्या नहीं आती हैं, कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसमें मैंने दे दी है, पढ़ा भी दिया है, बट मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो बार बार पूछा जाता है, जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। सेक्युलरिज्म, यू कैन नॉट चेंज दिस। फेडरलिज्म, separation of power, judicial review, rule of law, independence of judiciary, harmony between the fundamental and DPSP. This is Article 31C and free and fair election. Now, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, मैंने आपके नोट्स में डाल दी हैं, आप एक बार पढ़ लेना कि ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। नाउ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन इस पे आया भी है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन से ऐसी कंट्री हैं जिनके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो अगर आप बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश के अंदर ये एडॉप्टेड है, रिटन है, और दिस इज द ओनली कंट्री जिसने बेसिक प्रोविजंस एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 7B के अंदर लिखे हैं, बांग्लादेश ने। पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया है एंड 2015 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज भी किया। देन मलेशिया, इन्होंने भी अडॉप्ट कर रखा है। सिंगापुर ने इसको रिजेक्ट कर रखा है। सो एक बार आप ये जरूर देखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, एंड ये टाइमलाइन है, एंड दिस इज द की टेक अवे फॉर द प्रीलिम्स। व्हाट इज द की टेक अवे? बेसिक स्ट्रक्चर इज अ जुडिशियल इनोवेशन, इट इज नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी प्रोविजन। देन केशवानंद भारती, डेट याद रखनी है 24th of April 1973, and the bench 13 judges bench, what was the split? 7:6. Who was the dissent judge? Khanna. Cut off date of 9 schedule, IR कोयलो केस। अब देखो, मैं आपको एक बार यहां पे इस टेबल के थ्रू दिखा देता हूं। देखो, शंकरी प्रसाद केस हमने देख लिया, गोलकनाथ केस हमने देख लिया, इंदिरा गांधी केस देख लिया, मिनर्वा मिल्स केस देख लिया। वमन राव केस एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, वमन राव केस में क्या हुआ कि पहली बार 9th शेड्यूल की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। 9th शेड्यूल क्या होता है कि अगर आप कुछ भी, कोई भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर डाल दोगे, देन इट इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। तो यही चीज वमन राव केस के अंदर आई, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो डॉक्ट्रिन है ये अप्लाई होगा, बट द डेट इज 24th of April 1973। दैट मींस इसके बाद जो भी चीजें डाली गई होंगी 9th शेड्यूल के अंदर, वो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। देन केस आया एसआर बोमई केस, जिसमें इट वाज द मिसयूज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये जब हम लोग प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। वहां पे उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इज दी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये आता है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देन ये सारे केसेस है, एक बार आप पढ़ लेना। दिस पुट्टुसामी केस, इलेक्टोरल बॉन्ड केस, ठीक है, ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड केस, ये सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, बट मैंने आपको यहीं पे एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी है सो दैट आपका एक प्रॉपर फ्लो बना रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके बाहर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से कुछ नहीं आने वाला, और आपका काम है सबसे पहले ये याद करना। ठीक है, जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक ये सारी कहानी जो है ये कभी आपको याद नहीं हो पाएगी। एंड बिलीव मी, कितनी बार भी आप इसको पढ़ोगे फिर भी ये याद नहीं होता, चाहे आप खुद याद करके देख लो या किसी से पूछ लो, ये याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो जरा आप इस चीज पे ध्यान रखना कि पहले आप पढ़ने की सवाए सबसे पहले ये चीज आप देखोगे, उसके बाद ही आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये वाले, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, यहीं पे टेलीग्राम ग्रुप भी है, मेरी वेबसाइट भी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है,